नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का अध्याय 2 चैप्टर 2 बचपन। इस कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। आइए इसे शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका हमें अपने बचपन के बारे में बताने वाली हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। लेखिका हमसे उम्र में काफी बड़ी हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी बड़ी बहन को कहते हैं, तो कृष्णा सोबाती को लोग परिवार में जीजी कह के बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में शयाना महसूस करने लगी हूँ। उम्र में जो बड़ा होता है उसे शयाना कहते हैं। तो लेखिका आजकल खुद को ज्यादा बड़ा महसूस करने लगी हैं, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। वे पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी 100 वर्षों के ड्यूरेशन को कहते हैं, 100 वर्षों की अवधि को कहते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। मतलब वे जैसे कपड़े पहले पहना करती थी वैसे अब नहीं पहनती। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब उन्हें सफेद पहनने का मन करता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। अब उन्हें डार्क कलर के कपड़े अच्छे नहीं लगते, अब वे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनती थी। दशक 10 वर्ष के अवधि को कहते हैं, 10 वर्ष के ड्यूरेशन को कहते हैं। तो आज से 10 वर्ष पहले वो अलग अलग तरह की ड्रेस पोशाकें पहनती थी। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। निकरवाकर एक प्रकार का घुटने तक का खुला पैजामा होता है और गरारे में कुर्ता, पैजामा और दुपट्टे होते हैं। तो वे इस तरह की ड्रेस पहना करती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। उनके फ्रॉक के कॉलर गोले थे और बाजू पर भी एक गोला निशान था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल कहते हैं झालर को। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी मतलब सिली हुई थी। फर फ्रॉक के नीचे सिली हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक भी एक तरह का ड्रेस है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोठी प्याजी। कोठी मतलब ड्रेस के अंदर का भाग। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोठी। 2 ट्यूनिक थी उनके पास, एक चॉकलेट रंग की और एक ग्रे रंग की। एक का अंदर का हिस्सा प्याजी रंग का था और दूसरे का अंदर का हिस्सा सफेद रंग का था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग भी मोजे को ही कहते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वे अपने मोजे खुद धोती थी, नौकर से नहीं धुलवा सकती थी, ये मना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो वे कह रही हैं कि पहले जो जूते हुआ करते थे वे उतने आरामदेह नहीं थे। अब के जो जूते हैं वे ज्यादा आरामदेह हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पहले जब वो नए जूते पहनती थी तो उनके पैर में घाव हो जाया करते थे। उसे वो इस तरह बता रही हैं कि जब वे नए जूते पहनती थी तो उनके घाव में छाले हो जाते थे, जिसका इलाज नए जूतों के साथ साथ ही शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। ये रुई वो क्यों रखती थी? इन छालों का इन घावों पर लगाने के लिए। जूता लगना मतलब जूते ने कष्ट दिया, जूते से पैर छिल गया तो रुई मोजे के अंदर, तो मोजे में वो रुई लगाएंगी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हमारे बचपन में और कृष्णा सोबाती के बचपन में काफी अंतर है। इन चीजों के कारण, पहनावे के कारण और जूते अच्छे हो गए हैं, ये बातें वो बता रही हैं। तो ये है लेखिका। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को कहते हैं और कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल को कहते हैं। तो ये ऑयल्स उन्हें पीने पड़ते थे। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। ये महकते
थे। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का मतलब है जी मचलना। तो जिस गिलास से वे इन ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को पीती थी, कितना पीना है इसके लिए छोटे गिलास पर निशान बना हुआ था। और चूंकि उनसे गंध आती थी, स्मेल आती थी, तो इन चीजों को देखते ही उनका जी मचलने लगता था। मितली का मतलब जी मचलना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वे कह रही हैं कि शनिवार को जो वे दवा पीती थी, अगर वे नहीं भी पीती तो भी वो ठीक ही रहती, कुछ खास सेहत खराब नहीं होती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पी कहते हैं पसंद को, इंटरेस्ट को। तो पहले के बच्चे के जो पसंद थे और आज के बच्चों के जो पसंद है, उसमें काफी बदलाव आया है। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। आजकल हमारे घरों में रेडियो और टीवी हैं, लेकिन उन दिनों ग्रामोफोन हुआ करते थे। और ग्रामोफोन कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, सहतूत फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो पहले ये चीजें मिला करती थी, जैसे उनके जमाने में कुल्फी मिलती थी, अभी आइसक्रीम मिलती है, कचौड़ी समोसा मिलती थी पहले, अभी पैटीज मिलते हैं। पहले सहतूत फालसे और खसखस के शरबत मिलते थे, अभी कोक और पेप्सी मिलते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमोनेड विम्टो मिलती थी। कोक की जगह उन दिनों लेमोनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डोविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। ये वेंगर्स और डोविको दो रेस्टोरेंट्स के नाम हैं और इसकी चॉकलेट और पेस्ट्री काफी मजेदार होती, जो बच्चों को काफी पसंद थी उन दिनों पुराने समय में। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल के ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका और उनके भाई को ये काम दिया जाता कि उन्हें शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाना है। हमारा घर माल के ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिराज मैदान पहुंच जाते। गिराज मैदान का नाम है। वहां से एक उतराई उतरने पर मॉल पर कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। पेस्ट्री केक वाली पेस्ट्री और मन भावनी मतलब मन को भाना, मन को अच्छा लगना। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के कफाल भी बहुत याद आते हैं। कफाल भी एक तरह के फल है। ये है कफाल, इसकी फोटो मैंने यहाँ लगा रखी है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। तो कफाल का ये वर्णन कर रही हैं कि कफाल कैसे होते थे। कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, उनमें रस भरा होता था। कसमल, कसमल कसम से को कहते हैं, जैसे ओथ ले रही हो वो, सोच कर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट, चेस्टनट इसे कहते हैं। ये फोटो है चेस्टनट की। एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चनेजोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चनेजोर गरम की पुरिया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। तो पहले जिस तरह के चनेजोर गरम मिलते थे वो आज भी मिलते हैं, ऐसा वे कह रही हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई पुरिया में निरा हाथ का कमाल था। निरा कहते हैं विशुद्ध, यानी एकदम या बहुत कह सकते हैं आप। यहाँ मैंने इसकी मीनिंग भी लिख रखी है। तो चनेजोर गरम को रखने की जो पुड़िया बनाई जाती थी उसमें बड़ी कारीगरी होती थी, हाथ का कमाल होता था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतने चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाने की बोल है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। वे एक चना पापड़ी मुंह में डालती और एक कदम आगे बढ़ाती, ऐसा वे कह रही हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। जब वे छोटी थी, जैसे बच्चा से बचपन होता है वैसे ही छोटे से छुटपन होता है। तो जब वे छोटी थी तब उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। रिज मैदान है, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है घोड़ों की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके आंकते, घोड़ों को लाइटली लेते, कमतर करके आंकना, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल के घोड़े उन
उनके काफी मजबूत थे और सुंदर भी थे। उनकी बात फिर कभी, इसकी बात वो बाद में करेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे मतलब बैलून्स, सामने जाखू का पहाड़, ये जाखू पहाड़ का नाम है, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखरे गहराने लगे। पहाड़ों के मुखरे गहराना मतलब वे अब धुंधले होते जा रहे हैं, शाम हो रही है इसलिए, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं, लोगों ने लाइट ऑन कर लिए हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, तो शाम को ये सब नजारा रहता था। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ये वो सीन बता रही हैं कि दुकान में किस तरह का मॉडल बना हुआ था। पटरियां बिछी थी, उसके ऊपर ट्रेन थी और लाल टीन का छत था, सामने स्टेशन और खंभे में सिग्नल लगा था और सुरंग भी बनी थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब रेलगाड़ी पिछले सदी में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी न भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। ऐनक चश्मे को बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स। तो लेखिका ने जब चश्मा लगाया तब भी बहुत छोटी थी, तो लोग जो उसे मिलते कहते कि तुम इतनी छोटी हो और तुमने चश्मा लगा लिया है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब लोग उसे ऐसा कहते कि दूध पिया करो, तो वे उन्हें वापस कह देती कि कुछ देर अगर चश्मा पहन लूंगी तो ये कुछ दिन बाद उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब बचपन से उन्हें चश्मा जो लगा वो अब तक नहीं उतरा, वो अब तक उसे लगाती हैं। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यह है कृष्णा सोबती चश्मा लगाए हुए। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूड़ की। तो ऐसा कह के उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजा किया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। सुभीते मतलब सुविधाजनक। तो हिमाचली टोपियां पहनना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो आसान है पहनने में, सहज है। सहल भी आसान को ही कहते हैं। तो उन्हें या तो सर पे दुपट्टा रखना पड़ेगा या टोपी पहननी पड़ेगी। तो टोपी पहनना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि आसान है। तो इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। जो मुश्किल शब्द थे वो मैंने हाईलाइट करके आपको बताए हैं, उस पर जोर दिया है, उसके मतलब आपको बताए हैं। अगर कुछ छूट गया हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।